शहर में रहने वाली सोनिया को चिप्स खाना बहुत पसंद होता है। कॉलेज में क्लास खत्म होने के बाद सोनिया अपने बैग से लेस चिप्स निकालकर खाते हुए कहती है, वाओ, अमेजिंग। अब जाकर मेरे दिन की करारी सुबह हुई है, बिल्कुल मेरी इस पोटैटो चिप्स की तरह। चिप्स खाते खाते सोनिया घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ जानकी कहती है, आ गई, चल आजा, खाना लगा दिया है, तू बैठ कर खा ले। ओ नो, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो चिप्स खाकर भर गया। अगर मैंने खाने के लिए मना किया तो माँ डांटेगी। अरे क्या हुआ, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं माँ, मैं क्या सोचूंगी। आ फिर खाना खा। हाँ हाँ खाऊंगी, क्यों नहीं। मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। जानकी की डांट से बचने के लिए सोनिया टेबल पर बैठी मुंह बनाकर खाना खा रही होती है। तभी उसे जानकी कहती है, क्या बात है, सड़ा सा मुंह बनाकर क्यों खा रही है? आज भी कहीं तूने चिप्स खाकर तो पेट नहीं भर लिया ना? तभी तू सिर्फ खाना खाने की एक्टिंग कर रही है। सोनिया कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका भाई मयंक खुद से बोल रहा होता है, ओ माय गॉड, शिट शिट शिट। इस नेट को भी क्या अभी खत्म होना था? बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कितना अच्छा सीन आया था। जल उठी बत्ती, अब तो मैं ये चिप्स खा सकती हूँ। क्या हुआ, मेरे प्यारे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? ओ दीदी, क्या हो गया आपको आज? अचानक से इतने प्यार से बात कर रही हो। आज तो रक्षाबंधन भी नहीं है जो आप मुझसे प्यार से बात कर रही हो। ओफो मयंक, मैं तेरे लिए तो तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई थी। ये ले पैसे, जा मेरे लिए चिप्स लेके आ जा। दीदी, आपको क्या लगता है मैं इतना बुद्धू हूँ? अरे मुझे पता नहीं है क्या, चिप्स लाने से ना आपकी भूख मिटेगी, ना कि मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अबे बकलोल, हम दोनों की प्रॉब्लम इसी चिप्स के पैकेट से पूरी होगी। तुझे पता नहीं है क्या, आजकल चिप्स के पैकेट के अंदर डाटा वाउचर मिलता है। पर दीदी, ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं जो चिप्स लाऊं ना उसमें ही वाउचर निकल आए। ऐसा थोड़ी होता है। अबे घोचू, मैंने कौन सा तुझे एक ही चिप्स का पैकेट लाने को कहा है? ये 40 रुपए पकड़, ग्रीन ब्लू येलो रेड चारों चिप्स के पैकेट ले आ। किसी ना किसी के अंदर तो पैकेट का डाटा वाउचर निकलेगा ही ना। अब जा जल्दी, और माँ से बचकर जाइयो, समझा ना? बस दीदी बस, अब आप चिंता मत कीजिए, आपका ये भाई जाएगा और आपके लिए चिप्स लाएगा, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके चिप्स की नहीं, मेरे वाउचर की भी है, और मैं अपने वाउचर के लिए कुछ भी करूँगा। सोनिया के कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के साथ ही उसकी शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन सोनिया सुबह सवेरे उठकर सभी काम खत्म करती है। तभी अपनी ननद साधना को बाहर जाता देख सोनिया बोलती है, अरे साधना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बनिए की दुकान तक जा रही हूँ दूध लाने। भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप चाय के साथ बिस्किट खाती हैं या फैन? दोनों में से कुछ भी नहीं, बस मैं वो। अरे भाभी, इतना संकोच शर्म क्यों कर रही हैं? अब से ये भी आपका ही घर है। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? अंकल चिप्स ले आना। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, जहां सोनिया को चाय के साथ चिप्स खाते देख उसकी सास सरिता बोलती है, अरे बहू, ये क्या है? माँ जी, चिप्स है और क्या। अरे पर चाय के साथ चिप्स अच्छे थोड़ी लगते हैं। इतने तरह के बिस्किट पड़े हैं, उन्हें खा ले। माँ जी, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो चिप्स खाना पसंद है। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मैंने तो इसीलिए पूछा कि कहीं तुझे यहाँ किसी चीज की कमी महसूस ना हो। एक रोज उसकी सास सरिता उसे बोलती है, अरे बहू, कहाँ रह गई? यही रात कर दियो तू, फिर बाजार में सब्जी भी ताजी नहीं मिलेगी। आ गई माँ जी, चलिए। दोनों सास बहू एक साथ बाजार पहुंचकर खरीदारी करते हैं। तभी सरिता की नजर जूस की दुकान पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाती है और कहती है, बहू आजा, थक गई होगी, जूस पी ले, 20 रुपए गिलास है। माँ जी, आप तो जानती है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं है। आप मुझे वही बस 20 रुपए दे दीजिए, मैं अंकल चिप्स खा लूंगी। अरे बहू, गन्ने का जूस बड़ा फायदेमंद होता है सेहत के लिए, पीकर तो देख। नहीं माँ जी, मैं कुछ और ही खाऊंगी। सोनिया पैसे लेकर सामने की दुकान से चिप्स खरीदकर खाते हुए सरिता के पास वापस आती है और सरिता से कहती है, पता था मुझे, फिर से वही चिप्स। नहीं नहीं माँ जी, ये वो वाले चिप्स नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। ये लेस चिप्स नहीं बल्कि अंकल चिप्स हैं। आप भी खाकर देखिए, आपको भी पसंद आएंगे। नहीं नहीं बहू, तेरा ये अंकल आंटी वाला चिप्स तुझे ही मुबारक हो। तू ही खाई अगड़म बगड़म। इतना मिर्च मसाले भरा चिप्स हमेशा खाते रहना सही नहीं बहू। माँ जी, इसमें होता ही कितना है, आधे से ज्यादा तो हवा भरी होती है। गिन चुनकर बस 20-12 चिप्स होते होंगे, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। दोनों सास बहू एक साथ घर आ जाते हैं, जहाँ साधना कहती है,
भाभी ये देखो, एकदम नई पिक्चर आई है, आप जल्दी से फ्री हो जाओ, आज हम यही देखेंगे। अरे मूवी देखने का मजा तो तब आता है जब साथ में खाने के लिए कुछ चिप्स हो। आप जब तक चिप्स ले आइए, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूंगी। ठीक है भाभी, मैं यूं गई और यूं आई। साधना चिप्स के पैकेट को खोलती है और सोनिया से बोलती है। ये कौन से चिप्स ले आई? भाभी लेज और अंकल चिप्स तो आप हमेशा खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार डायमंड चिप्स और विंगो चिप्स ट्राई किया जाए। दोनों एक साथ चिप्स खाते हुए मूवी देखते हैं। जहां साधना का पूरा ध्यान मूवी पर टिका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया का ध्यान उसके चिप्स के पैकेट पर चिपका हुआ था। तभी साधना कहती है। भाभी देखा आपने? हाँ, तब से देख ही रही हूँ। अच्छी मूवी है ना? मूवी तो मैंने देखी ही नहीं, मेरा सारा ध्यान तो सिर्फ तुम्हारे हाथों पे था, जो तुमने मुझसे 3 गुना ज्यादा चिप्स खत्म कर दिए। एक चिप्स की पैकेट के लिए आप मुझे इतना सुना रही हैं? तुमने पूरे पैकेट के चिप्स अकेले ही खत्म कर डाले, हप्सी कहीं की। चिप्स को लेकर दोनों में बवाल खड़ा हो जाता है और साधना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वक्त बीतता है और एक दिन सरिता चिल्लाते हुए कहती है। बहू, अरे ओ मेरी पेटू बहू, जरा अपने दर्शन तो दे। जी माँ जी, कहिए। बहू, तूने क्या ठान लिया है कि मेरे घर को चिप्स की फैक्ट्री बनाकर ही दम लेगी? क्या हाल बना दिया है तूने घर का। जहाँ देखो चिप्स के रंग बिरंगे खाली पैकेट पड़े हुए हैं। कूड़े के डब्बे में सिर्फ यही चिप्स के पैकेट देखने को मिल रहे हैं। कैसी बहू है तू? स्वर्ग बनाने को कहा था तुझे, पर तूने तो इस घर को चिप्स का अड्डा बना दिया है। माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे चिप्स से कितना प्यार है। प्लीज आप बार बार ये रोक टोक मत किया करिए, मुझे पसंद नहीं है। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और सरिता बोलती है। जाने किस ग्रह नक्षत्र में इस चिप्स की भूखी को बहू बनाया। सास की किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसे। बस बहुत हुआ, अब भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अपने चिप्स के आगे रिश्ते नाते का लिहाज नहीं रखती। अब इनका यही चिप्स इन पर इतना भारी पड़ेगा कि हमेशा याद रखेंगी। अगले दिन साधना हाथों में चिप्स का पैकेट लिए हुए सोनिया को हक करते हुए कहती है। मेरी प्यारी भाभी, आई एम सॉरी। वो किस लिए? वो मैंने आपका चिप्स खाली कर दिया था, इसलिए उसकी भरपाई करने आई हूँ। ये देखिए, ये जोलो चिप्स हैं। ये आपके लेज और अंकल चिप्स के 10 गुने कीमत जितनी महंगी है, पूरे 200 की है। मेरे लिए लाई हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। इस जोलो चिप्स को खाने पर अगर आप जीती तो मैं आपको हर रोज अपने पैसों से चिप्स खिलाऊंगी, और अगर आप हारी तो आपको चिप्स खाना हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर। सोनिया शर्त मंजूर करते हुए चिप्स खाती है और साधना से बोलती है। खाओ खाओ भाभी, मजे से खाओ। अभी जब तुम्हारे पेट के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो मजा आएगा। सोनिया पानी मांगते हुए चिल्लाती है। पानी, पानी। अरे भाभी, अभी तो बैठ के 5 मिनट भी नहीं हुए। भाड़ में गई आपकी चिप्स की बैट। यहाँ मैं मिर्च के कारण फ्लैट पड़ी हुई हूँ और तुम्हें अपनी बैट की पड़ी है। सोच लो भाभी, ये आपके चिप्स का सवाल है। चिप्स का सवाल नहीं है, बल्कि ये सब उसी चिप्स का बवाल है। इस जोलो चिप्स ने तो मेरे कान से धुआं ही निकाल दिया। जुबान भी इतनी तीखी सी हो गई है जैसे कि ब्लास्ट होने वाली है। काश मैंने इस चिप्स को खाने की भूल ना की होती। मेरे पेट पे तो कोहराम मचा दिया है। मुझे नहीं मालूम था ये छोटा सा चिप्स भी इतना धमाका करेगा। ये कोई मामूली चिप्स नहीं है भाभी, जोलो चिप्स है। सबसे महंगा और तीखा चिप्स। आम चिप्स के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मिर्च भरा है। अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है और पानी दोनों याद दिला देती है। अब बताओ, खाना है चिप्स? नहीं नहीं, आज के बाद चिप्स खाना तो दूर, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी पक्का। सोनिया निराश होकर सोचने लगती है। तभी वहाँ पर सरिता कहती है। बहू, तू चिंता मत कर, मैं अपने हाथों से तेरे लिए चिप्स बना दूंगी। अब रो मत। शुक्रिया माँ जी, मुझे तो लगा कि अब मैं चिप्स नहीं खा पाऊंगी, पर मैं अब वादा करती हूँ कभी कभार चिप्स खाया करूंगी, हमेशा नहीं। इस तरह सोनिया की जरूरत से ज्यादा चिप्स खाने की आदत में सुधार आ जाता है और अब कभी भी वो चिप्स खाती तो जोलो चिप्स वाली घटना उसे जरूर याद आती। सुजाता अपनी बेटी रूही के आलसपन से काफी परेशान थी। आलसपन तो रूही का फिर भी ठीक था। जब भी सुजाता अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आती है तो या तो रूही उस रिश्ते के लिए मना कर देती या लड़के वाले रूही का चाल चलन देखकर इस रिश्ते के लिए मना करके चले जाया करते थे। माँ, ये लोग चले तो गए ना, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
तुझ में शर्म बाकी है या वो भी बेच खाई तूने? तुझे इतनी बार कहा है कि लड़के वाले आए हैं, थोड़ा ढंग से बोला कर, बैठा कर, लेकिन तुझे तो 10 मिनट भी बैठने में मौत आती है। माँ, आप भी जानती हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी उम्र ही क्या है, आप भैया की शादी करवा दीजिए। मैं शादी नहीं करना चाहती। जिस लड़के को मैं पसंद करके लाती हूँ उसे तू मना कर देती है, और जो लड़का तुझे पसंद आता है वो तुझे तेरे मुंह पर ना करके चला जाता है। अब बता, तुझसे शादी करेगा कौन? अरे माँ, वो लड़का सिगरेट पी रहा था बालकनी में जाकर। मैंने भी कहा, क्या मैं सुट्टा लगा सकती हूँ? बस इतने में आकर अपनी माँ से कहने लगा कि लड़की सिगरेट पीती है। खुद पी रहा था तो ठीक था, मैंने बोला तो गलत। अरे बैल बुद्धि, वो लड़का है और तू लड़की है। अब माँ मैं क्या ही कहूँ, जब आप ही लड़का लड़की में फर्क कर रहे हो तो देखना, एक ना एक दिन मेरे लिए एक ऐसा लड़का आएगा जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, ये रूही की पसंद है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुजाता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगी, लेकिन रूही अधिकतर रिश्तों को मना कर दे रही थी। अब सुजाता परेशान होकर एक रोज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी होती है। शाम का समय होता है और रूही बाहर से आती है। घर के चारों तरफ अंधेरा होता है, कहीं भी लाइट नहीं जल रही होती है। ये देख रूही अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। अरे माँ, कहाँ हो आप? और ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? आ गई बेटी तू। आज तो मैं मरते मरते बची। ना जाने सीने में तो दर्द क्यों हो गया और गिर गई। वो तो भला हो विमला का, जो मुझे उठाकर यहाँ सुला गई। ऐसे कैसे आपके सीने में दर्द होने लगा? आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं माँ? मैंने कहा ना, मेरी जल्दी ही शादी हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही किसी से भी शादी तो नहीं कर सकती ना। देख, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हूँ। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तेरी शादी बिना देखे ही मर जाऊंगी, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी आत्मा भटके। अब तू चाहे इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ ले। ये सब छोड़िए, दवा ली आपने? तुझे मेरी सर की कसम, तू अगले 15 दिन में लड़का पसंद करके शादी करेगी, वरना मैं ना दवा खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। इतना कहकर सुजाता अपनी बेटी का हाथ अपने सर पे रखवाकर उससे कसम ले लेती है, और रूही भी अपनी माँ को देखकर कसम खाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी शादी। अब आप दवा खा लो। रूही अपनी माँ की कसम खाकर जैसे ही अपनी माँ को दवा खाने के लिए उठने को कहती है, सुजाता फुर्ती में उठकर किचन में खाना बनाने पहुँचती है। माँ, ये सब क्या था? इसका मतलब आप नाटक कर रही थी और आपने मुझसे झूठ बोला। अच्छा ये सब छोड़, आज मैं तेरा फेवरेट मटर पनीर बना देती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? माँ, आपने ये सही नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी कसम खाई है तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब रूही की माँ सुजाता जैसे ही अपनी बेटी रूही के लिए अगला रिश्ता लेकर आती है, रूही बिना सोचे समझे लड़के को हाँ कर देती है और चट मंगनी पट ब्याह हो भी जाता है। अब रूही अपने मायके से ससुराल पहुँचती है, जहाँ रूही की सास कुंती रूही से कहती है, बहू, सोने से पहले राजेश के लिए दूध ले जाना मत भूलना। जी माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी तो याद से उनके लिए दूध लेती जाऊंगी। अरे काम धंधा सब छोड़ और पहले तू अपने कमरे में जा, आज तेरी पहली रात है। अब रूही शर्माते हुए अपने कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसका पति राजेश खर्राटे ले रहा है। ये देखकर रूही भी बेड पर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। माँ क्या सोच रही थी कि वो मुझे बेवकूफ बना देगी और मैं बेवकूफ बन भी जाऊंगी, लेकिन माँ को क्या पता मैंने भी कितनी बड़ी चाल चली है। रूही की हंसने की आवाज से राजेश उठकर बैठ जाता है और रूही को हंसता देख कहता है, कौन है? रूही, तुम? यार इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो यार? इतनी रात को क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? कहीं कोई चुड़ैल या भूत का साया तो नहीं आता तुम पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम जाकर सोफे पे सोओगे, क्योंकि हमारे बीच जो डील हुई है उसे तुम याद रखना। अगर गलती से भी तुम्हारा ईमान डोला तो मैं तुम्हें दिन में भी तारे दिखा दूंगी। अरे नहीं नहीं, तौबा तौबा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अपनी डिम्पल से ना बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तौबा तुम्हारा डिम्पल का प्यार, यह सब मुझे मत बताओ और जाकर सो जाओ। अब अगली सुबह उठकर रूही अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म को पूरी करती है और मीठे में गुलाब जामुन और खीर बनाती है। अरे बहू, तूने तो खीर और गुलाब जामुन दोनों ही बहुत अच्छी बनाई है। खाना बनाना तू अच्छे से जानती है। हाँ, अच्छे से जानती होगी, लेकिन मेरी डिम्पल से अच्छा खाना तो कोई नहीं जानता बनाना। तेरा डिम्पल का भूत अभी तक नहीं उतरा। भूल जा डिम्पल को,
अब तेरी शादी हो चुकी है। ये टिम्पल कौन है? कहीं ये इनका प्यार तो नहीं जिसे ये अभी भी भूल नहीं पाए? तू तो जानती ही है ना बहू, आजकल के बच्चों को किसी ने प्यार से दो बातें नहीं की कि अपना दिल दे बैठते हैं। यह भी एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगी, लेकिन अब तो यह पूरी तरह तेरा है और तू इसकी। क्यों राजेश, सही कहा ना मैंने? जितना पागल मेरी माँ मुझे बनाती आई है उससे ज्यादा पागल तो मेरी सास मुझे बना रही है। ना जाने मेरी माँ और सास दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अच्छा रूही, तुम कह रही थी ना तुम्हें मायके जाना है। एक काम करो, कुछ दिनों के लिए चली ही जाओ। एक काम करते ना, मैं ही शाम को आकर तुम्हें छोड़ आता हूँ। अभी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तू उसे मायके छोड़ने की बात कह रहा है। नहीं नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, बस 2 या 3 दिन के लिए ही घर जाना चाहती हूँ, उसके बाद तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। अब रूही के साथ देर शाम राजेश भी अपने ससुराल जाता है, जहाँ सुजाता अपने दामाद और बेटी दोनों का खूब अच्छे से स्वागत करती है। अरे नजर न लगे मेरी बेटी और दामाद की जोड़ी को, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। सही कह रही सुजाता, वैसे तेरा आइडिया काम कर गया। ना ही तू उस दिन बीमार होने का नाटक करती और ना ही रूही इस घर से शादी करके जाती। विमला काकी, अपनी बेटी पिंकी पर भी ध्यान दे लिया करो, आजकल उसका चक्कर पान वाले के बेटे के साथ चल रहा है। मुझे भी शक था कि मेरी पिंकी का चक्कर उस पान वाले के बेटे के साथ है, तभी तो पान वाला मुझे समधन समधन कहता था। आज उसकी खैर नहीं। सुजाता, तू अपने बेटे और बहू का स्वागत कर, मैं अपनी बेटी पिंकी की खैर लेकर आती हूँ। सुजाता अपने दामाद को रात भर रुकने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता देखती है कि रूही और राजेश दोनों बहुत अलग अलग रह रहे हैं। ना दोनों एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं, ना एक साथ खाना खाते हैं। ये देखकर सुजाता अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती, लेकिन देर रात जब सुजाता सोने जाती है तो वो अपने दामाद को फोन पर बातें करते हुए सुनती है। टिम्पल मेरी जान, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या मेरी शादी? अरे वो शादी थोड़ी शादी है। अरे मैं तो किराए का पति हूँ रूही का। अरे हाँ, नाटक करता हूँ मैं। अरे हर महीने वो मुझे 10 लाख रुपए देती है और जब पैसे मिल रहे हो तो नाटक तो करना बनता है ना। और वैसे भी ये नाटक कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे। सुजाता के हाथ में पानी का गिलास होता है, जो राजेश की बात सुनकर वहीं गिर जाता है और राजेश अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ रूही आती है और सारा सच सबके सामने आ जाता है। हाँ माँ, मैंने राजेश से शादी नहीं की, ये मेरे किराए के पति हैं। जैसा आपने नाटक किया उस हिसाब से मैंने भी किराए के पति से शादी की। हे प्रभु, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझे। इससे अच्छा तो ये लड़की कुंवारी ही रहती, कम से कम इसके लिए ढंग का लड़का तो ढूंढ पाती मैं समय लगाकर। अब तो इसने बदनामी भी करवा दी है, अब मैं किस किस को अपना मुंह दिखाऊंगी। रूही और राजेश का सच सबके सामने था। कुंती को भी जब ये बात पता चलती है तो कुंती अपने बेटे को उस डिम्पल का साथ छोड़ने के लिए कहती है, जो कि एक लड़का था। दरअसल राजेश को एक लड़के से प्यार था और बहुत मकसद के बाद राजेश रूही को अपना पाता है, क्योंकि कुंती लगातार अपने बेटे को मरने की धमकी दिया करती थी। देर से ही सही, लेकिन किराए का पति अब रूही का असली पति बन चुका है। गोपी अपनी माँ मीना के साथ एक गांव में रहती थी। मीना सिलाई का काम करती और उसी से वो अपना घर भी चलाती। एक दिन उसकी बेटी गोपी खाना लेकर उसके पास आती है। माँ, कितना काम करोगी, थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। बेटी, समय नहीं है, कल तक मुझे ये सभी ब्लाउज सिल कर देने हैं। अगर नहीं दिया ना तो मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। माँ, आप इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव में आपके सिवा कोई और सिलाई करने वाली है नहीं, तो लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा ना। बेटी, आजकल जमाना बहुत आगे है, अगर मैं नहीं करूँगी ना उनका काम तो वो कहीं और से करवा लेंगे। ठीक है माँ, आप जीती और मैं हारी। आप खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना। मीना अपनी बेटी की बात मान जाती है और सिलाई छोड़कर खाना खाने लगती है। खाकर वो जैसे ही बिस्तर पर थोड़ा आराम करने के लिए जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अपनी माँ को सोता देखकर गोपी सोचती है, मेरी माँ अकेले ही कितना काम करती है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो मुझे सिलाई नहीं पसंद है, लेकिन अगर काम पूरा करके नहीं दिया तो काम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ही सिल देती हूँ सारे ब्लाउज। सुबह मीना की अचानक से आंख खुलती है। हे भगवान, कल रात में तो मुझे बहुत सारे ब्लाउज सिलने थे, मैं सो कैसे गई? इसलिए मैंने गोपी को कहा था कि ना मैं खाऊंगी
न ही आराम करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आंख लग जाएगी। अब क्या करूं मैं? गोपी तू यहाँ क्यों सो रही है? और ये सिलाई मशीन बाहर कौन लाया? ये तो अंदर थी ना। मीना के पूछने पर गोपी उसे सब बताती है। गोपी की सारी बातें सुनने के बाद मीना कहती है, बेटी तुझे तो सिलाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तूने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। माँ, आप तो रोज इतनी मेहनत करती हो, मैंने सोचा इसी बहाने आपकी थोड़ी मदद कर दूं। मीना और गोपी आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी गांव की औरतें अपने कपड़े लेने के लिए उसके पास आती हैं और सभी ब्लाउज के डिजाइन को देखकर वो बहुत खुश होती हैं। तभी एक गायत्री नाम की औरत कहती है, मीना बहन, लगता है इस बार आपने बहुत दिमाग लगाकर ब्लाउज के डिजाइन बनाए हैं, तभी सारे डिजाइन बहुत ही अलग और सुंदर हैं। गायत्री बहन, इस बार की सारी सिलाई मैंने नहीं की, मेरी बेटी ने की है। उसे सिलाई आती है, लेकिन वो कभी करती नहीं है। अगर पहनने के बाद आपको कोई कमी लगे ना, तो आप मुझसे ठीक करवा लेना। ठीक है मीना बहन, वैसे डिजाइन देखकर ही दिल खुश हो गया है। लगता नहीं है कि इसमें कोई कमी होगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा तो मैं जरूर आऊंगी। गायत्री वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ गोपी सिलाई के काम में अपनी माँ की मदद करने लगती है और धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छी सिलाई करना शुरू कर देती है। एक दिन वो घर में कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी सहेली रानी अपने भाई केशव के साथ उसके घर आती है। गोपी, कहाँ है तू? कितने दिन हो गए तू मेरे घर नहीं आई है। मुझे तो लगता है तू मुझे भूल ही गई है। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि अब मैं सिलाई के कामों में अपनी माँ का हाथ बांटने लगी हूँ। इसी बहाने उनकी मदद भी हो जाती है और मुझे कुछ भी नया सीखने को ही मिल जाता है। सही है, इसी बहाने तुम गरीब लोगों की थोड़ी और आमदनी हो जाएगी, क्योंकि एक से भले दो दो होते हैं। भैया, आप मेरी सहेली की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं किसी की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, जो सच था मैंने वही बोला है। तुम मेरी छोड़ो, जिस काम के लिए आई हो ना वो काम करो और निकलो जल्दी, हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। गोपी, मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानियो। तू तो जानती है ना कि वो कैसा है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तुझे यहाँ अपनी शादी की खुशखबरी देने आई हूँ। 4 दिन बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ तू वहाँ आए। रानी तो जानती है ना कि मेरे गरीब और तेरे अमीर होने के कारण तेरे घर में कोई भी हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करता है। मैं वहाँ कर तेरा फंक्शन खराब नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू मेरी दोस्त है, तुझे मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। रानी जल्दी करो, हमें देरी हो रही है, और भी जगह जाना है हमें। जी भैया, अभी आती हूँ। गोपी, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तुझे आना है मेरी शादी में, मैं तेरा इंतजार करूँगी। रानी वहाँ से चली जाती है और गोपी उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे जिसे पहनकर वो रानी की शादी में जा सके। तभी उसकी माँ मीना उसके पास आकर कहती है, गोपी चल, मेरे साथ थोड़ा बाजार चल ले, मुझे सिलाई के लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं। माँ, जब आप मार्केट जा ही रही हो तो क्या आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिला सकती हो? मुझे अपनी सहेली रानी की शादी में पहनना है। गोपी बेटी, तू तो अपने घर की हालत जानती है ना, या हमारे अच्छे कपड़े पहनने की हालत नहीं है। मैं तुझे लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? माँ, सिर्फ एक लहंगा ही तो मांगा है, कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ? बेटी, एक लहंगा 5 से 7 हजार तक का होगा। अब इतने पैसे मैं कहाँ से ले आऊँ? ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, आप परेशान मत हो। गोपी चुपचाप अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन मीना को अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर बहुत दुख होता है। दोनों बाजार पहुंचकर सिलाई के लिए कपड़े और बाकी का सामान लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी गोपी की नजर कुछ बच्चों पर जाती है, जो कि माचिस की तिल्लियों से ड्राइंग शीट पर घर बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये घर कितना अच्छा लग रहा है। अगर माचिस की तिल्लियों से इतना अच्छा घर बनाया जा सकता है तो लहंगा भी तो बनाया जा सकता है। क्या हुआ गोपी, तुम क्या सोचने लगी? घर नहीं चलना? कुछ नहीं माँ, चलिए घर चलते हैं। गोपी और मीना घर आ जाते हैं। मीना अपनी सिलाई में लग जाती है
और गोपी दुकान जाकर बहुत सारी माचिस और कुछ रंग लेकर आती है। माचिस की सभी तिल्लियों को अलग अलग रंग में डुबोकर वो धूप में सुखा लेती है। वो ऐसा कई बार करती है जिससे उसके पास बहुत सारी माचिस की तिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। तभी मीना उसके पास आती है। हे भगवान, गोपी तू पागल तो नहीं हो गई है? इतनी सारी माचिस की तिल्लियों का तू क्या करेगी? माँ, मैं रानी की शादी में पहनने के लिए माचिस की तिल्लियों का लहंगा बनाऊंगी। देखना, सब मेरे लहंगे को देखकर बहुत खुश होंगे और तारीफ भी करेंगे। खुश होंगे? ये तो सही कहा तूने, क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाने का मौका जो मिल जाएगा। लेकिन तेरा माचिस का लहंगा देखकर वहाँ के लोग तेरी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि तेरा मजाक बनाएंगे। माँ, वो तो वक्त बताएगा। अब जो मैंने सोच लिया है मैं वही करूँगी। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटी। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं ना, तू उसे ले जाकर अच्छा सा लहंगा लिया। ये माचिस का लहंगा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब मैं माचिस का ही लहंगा बनाऊंगी। ठीक है, मत सुन मेरी। जब तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गोपी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो दिन रात एक करके अपना माचिस का लहंगा तैयार कर लेती है और उसे पहनकर वो अपनी माँ के पास आती है तो मीना उसे देखती ही रह जाती है। ये किसका लहंगा मांगकर पहनकर आई है तू? कितना सुंदर लहंगा है ये। माँ, ये मेरा माचिस का लहंगा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तू सही कह रही है बेटी, तेरा माचिस का लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे माफ कर दे, माँ होकर मैंने तेरा ही मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं माँ, उसी से मुझे और इच्छा हुई कि अब मुझे ये काम करके ही दिखाना है। और देखो, मैंने कर दिखाया। गोपी अपना बनाया हुआ माचिस का लहंगा पहनकर रानी की शादी में पहुंचती है। तभी केशव उसे देखकर कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही पहनोगी, क्योंकि अच्छा और महंगा लहंगा खरीदने की तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है। भैया, जो मैंने पहना है अपनी मेहनत से बना कर पहना है और मुझे इसे पहनने से कोई शर्म नहीं है। गोपी और केशव आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रानी अपने दोस्तों के साथ उसके पास आती है और सभी उसका माचिस का लहंगा देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर केशव का सर झुक जाता है। इस तरह से गोपी का लहंगा पहनने का शौक भी पूरा हो जाता है और अलग डिजाइन का लहंगा देखकर उसे कई ऑर्डर भी मिलते हैं।